जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति कंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 21 राज्यों की 102 सीटों पर हो रही वोटिंग। तो आपको बता दें कि आज पहले चरण के मतदान को लेकर के लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल 102 सीटों पर आज मतदान जारी है और बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। 16.63 करोड़ से अधिक वोटर आज मतदान करेंगे और 35.67 लाख से ज्यादा मतदाता पहली बार अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में अब तक 11% मतदान हो चुका है। बिहार में 4, बंगाल की 3 सीटों पर मतदान है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। 21 राज्यों में पोलिंग बूथों पर कड़ा पहरा है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 1,87,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर करीब 18 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में लोगों में भी आज मतदान को लेकर के खास उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है। मतदान करने के लिए आज लोग बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। अभी तक 16 करोड़ 63 लाख से अधिक वोटर आज जो है मतदान करेंगे और इसके अलावा 35,67,000 से ज्यादा वोटर पहली बार मतदान करेंगे। राजस्थान की 12, यूपी की 8, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार में 4 और बंगाल की भी 3 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज ही मतदान होना है। तो 21 राज्यों में पोलिंग बूथों पर कड़ा पहरा है। 1,87,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर सुरक्षा कड़ी की गई है और ऐसे में पोलिंग बूथों पर करीब 18 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात है जो कि अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर मतदान के दिन किसी भी तरह का माहौल ना खराब हो, इसको लेकर के भी सुरक्षा कर्मियों की कड़ी नजर बनी हुई है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और मतदान को लेकर के लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। 19 अप्रैल आज और आज पहले चरण का मतदान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अगर बात की जाए तो आज लगभग 35 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे जो पहली बार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8 और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है। तो वहीं बिहार की भी 4 और बंगाल की 3 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां पोलिंग बूथों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए और उसके अलावा आज लोग मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। हालांकि बेशक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बाहर भारी गर्मी भी है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में आज मतदान को लेकर के खास उत्साह और खासतौर पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथों की जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां तमाम वीवीआईपीज भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से, जहां किस राज्यों में 102 सीटों पर आज मतदान जारी है और ऐसे में उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर आज ही मतदान होना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही जहां तमाम वीवीआईपीज भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है। 100% मतदान होना चाहिए, इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। साथ तो आप देख रहे हैं, मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। बोलेंगे बाहर, अभी बड़ा दिन है, मतदान का दिन है, सभी को मतदान करना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी अपील है। 1.86 करोड़ के करीब
पोलिंग स्टेशंस पे, मतदान केंद्रों पे मतदान होना है। तो सब अपने अपने बाहर निकल के आए। अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी मेहनत पूरी हुई है, हमने बहुत मेहनत की है। अब हम समझते हैं कि हर वोटर को निकल के आना चाहिए, हर युवा को, हर महिला को, हर व्यक्ति को, ओल्ड एज, एवरीवन, सबको एक बार हमारी विनती भी है, गुहार भी है, अनुरोध भी है, अपील भी है कि सब लोग एक बार वोट देने आए। और वोट देने आएंगे तो उसका जो लोकतंत्र के पर्व का जो आनंद है उसको महसूस करेंगे। जब मतदान केंद्र पर क्यू में खड़े होंगे लाइन में, तो उसमें सब प्रकार के लोग खड़े होंगे आपके साथ में, तो एक वोट की सबको बराबर की ताकत मिली हुई है, उसको आप एहसास करेंगे। आप एहसास करेंगे कि आप अपनी सरकार चुन रहे हैं, आप एहसास करेंगे आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। तो जरूर आइए, और हमें इस बार उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में मतदाता वोट देने आएंगे। तो वही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ संदीप चौधरी जी जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ चंचल नांदल जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। चंचल नांदल जी, आज सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज पहले चरण का मतदान जारी है, तमाम पार्टियां पहले चरण के लिए अपने प्रचार प्रसार में चुनावी ताकत झोंकती नजर आई, और अब आज वो दिन जब जनता निर्णायक होगी कि उसे किस पार्टी को वोट देना है, तो आज लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर बात की जाए तो आज कहा भी जा रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि जो भारत देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसका चुनाव आज पहला चरण उसका शुरू हो गया है जी। सभी को मैं बधाई देता हूं। साथ ही एक निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतवर्ष में जहां भी इन 21 राज्यों में 102 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। साथ ही एक सुविधा और चुनाव आयोग की तरफ से है कि 85 वर्ष से ऊपर जो भी नागरिक हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए फ्री बस सेवा, शटल सेवा, रिक्शा सेवा शुरू कर रखी है, उनके घर से लेके बूथ तक। तो ये कोशिश है चुनाव आयोग की भी कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने की कोशिश कर रहा है, और हम भी ये चाहते हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व पूरा भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाए। और अब भी मैं देख भी रहा हूं जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से एक अच्छा परसेंटेज जो है वोटर्स का, मतदाताओं का बाहर निकल के आ रहा है, और वो अपना अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, इसमें जो है आज के दिन काफी बड़े चेहरे सभी पार्टियों से, आज उनका जो है भविष्य दांव पे है, और आज उनके भविष्य का निर्णय एक तरह से ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जो कि 4 जून को जाके खुलेगा। तो उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज उनका भी एक बहुत बड़ा निर्णायक दिवस है, क्योंकि जो पिछले 5 साल या 10 साल भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रही, उनका भी एक तरह से एक निर्णय होगा कि उनकी नीतियां कामयाब रही या नहीं रही। दूसरा, जो विपक्ष है इंडिया, उसका भी आज एक तरह से निर्णायक दिन है 102 सीटों पर 21 राज्यों में, कि वो अपने विपक्ष की भूमिका में कितने दमदार रहे। बिल्कुल, संदीप चौधरी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आने वाले 5 सालों में हमें कैसी सरकार चाहिए? जनता के पास आज वो चुनने का मौका है, पहले चरण का मतदान जारी है। क्या आपको लगता है कि आज का जो मतदाता है वो जागरूक है अपने आने वाली 5 सालों की सरकार को चुनने के लिए? और खास तौर पर क्योंकि माहौल है इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन, तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मतदाता जागरूक है, और मैं ये मानता हूं कि समय के साथ चीजें बदली हैं। आज की तारीख में वोट करना आसान हो गया है। पहले लोगों को डर लगता था, बूथ पर अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते थे, गोलियां चल जाती थी, कई लोगों की जान चली जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से इलेक्शन कमीशन मजबूत हुआ है, सुरक्षा मजबूत हुई है, इस तरीके की घटनाएं अब देखने को नहीं मिलती, और हर कोई अपने लोकतंत्र में अपनी आहुति दे सकता है, अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है, और अपनी पसंद की मजबूत सरकार बना सकता है। रही बात किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, अभी कहना जल्दबाजी होगा। पिछले 2 चुनाव से हम देख रहे हैं कि मोदी जी में या बीजेपी अलायंस में लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है। इस बार किस तरीके के नतीजे होंगे, किस तरीके के रुझान होंगे, क्योंकि बहुत कुछ जो चुनाव जीतने का होता है ये समीकरण पर डिपेंड करता है।
जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन है, जो समीकरण है, वो मजबूत बने हुए हैं। वहीं अगर मैं दक्षिण की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, तो कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन वहां पर काफी मजबूत बना हुआ है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्थिति और परिस्थिति रहने वाली है। जैसे आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन कई मजबूत स्थिति में है, तो ये हमें वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है या किस की सरकार बनती है। बिल्कुल। राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। राजेंद्र जादौन जी, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान है, 102 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, और ऐसे में आप किस तरीके का माहौल आज देख रहे हैं? क्योंकि जो हमारे दोनों राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि इस बार की जो टक्कर है वो एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन देखने को मिल रही है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि तीसरा चुनाव है ये मोदी सरकार के रहते हुए केंद्र में जी। लगातार तीसरा चुनाव है। तो अब ये है कि विपक्ष ने इस सरकार के मुकाबले के लिए, खासतौर से चुनाव में मुकाबले के लिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाया है, तमाम क्षेत्रीय दलों को जोड़ा है, कांग्रेस उसमें बड़ी पार्टी है, तो ये अब इस बार जो है मुकाबला कुछ पिछले चुनावों से, 2014 और 2019 के चुनाव से कुछ कड़े मुकाबले में है अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। क्योंकि पहले जो 2 चुनाव हुए तब विपक्ष बिखरा हुआ था, अपने तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो वोटों का बंटवारा हो रहा था। तो इस बार ये जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया है और सीटों का बंटवारा किया है, उससे लगता है कि जो पक्ष का मतलब सत्ता विरोधी जो वोट होता है उसका बंटवारा रुकेगा। अब ये है कि देखना है कि परिणाम क्या आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांततः ये है कि जो विपक्ष के वोटों का बंटवारा होता था वो अब उतना नहीं हो पाएगा जैसा पहले हुआ पिछले 2014 के 2019 के चुनाव में। तो इस बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कड़ी परीक्षा का चुनाव। बिल्कुल। चंचल नांदल जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि एक एक मतदाता का कितना अहम योगदान होता है आगे आने वाले 5 सालों की सरकार को चुनने में। लेकिन जिस तरीके से उदाहरण हमने देखे, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, वो भी सुबह सुबह जो है मतदान के लिए पहुंचे, और ऐसे तमाम वीआईपी चेहरे हमने देखे जो मतदान के लिए पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके आज के समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने मताधिकार का पालन नहीं कर पाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और ऐसे में उन लोगों को आप किस तरीके से जागरूक करते हैं? देखिए जागृति, अभी तो चुनाव आयोग ने भी जबरदस्त किसी मुहिम चला रखी है। जिन राज्यों में आज चुनाव होने हैं, उससे पहले भी चुनाव आयोग लगातार अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये सारी मुहिम सोशल मीडिया पर भी इन्होंने एक पेज बना रखा है कि आप सिलेक्ट करें कि भाई आपने वोट डाला या अपना फोटो लगाए। तो इस तरह की एक मुहिम चली हुई है चारों तरफ। लेकिन इसके बावजूद भी हमें भी हम जो आम नागरिक हैं या मीडिया है, हमें भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। साथ ही मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है उसके लिए आप सबने अपना प्रचार भी देखा, जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी बात भी रखी जिस पार्टी से थे। तो मेरी एक यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से भी, और एक मैं खुद भी अपील करता रहता हूं कि जैसे ही आपके यहाँ जो कैंडिडेट आता है, आपके यहाँ उम्मीदवार आता है, वो अपनी वोट की अपील करता है, आप उससे ही 2-3 चीजें जरूर जाने कि भाई अगर वो पुराना कैंडिडेट है तो आपने 5 साल क्या किया, दूसरा आपके आगे का उद्देश्य क्या है, आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या है, क्या आपका जो घोषणा पत्र था उसमें आपने जो पिछले 5 साल में वादे किए उनमें से आपकी पार्टी कितने पूरे कर पाई, और आगे आपके उद्देश्य पत्र में क्या है और आप उनमें से कितने वादे आप पूरे कर पाएंगे। और यह भी जरूर देखें कि आपका जो उम्मीदवार है, आपके क्षेत्र का उम्मीदवार, वो क्रिमिनल ना हो, उसका हिस्ट्री सीटर ना हो, एक अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो, और अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो सामाजिक रूप में उसकी एक अच्छी पहचान हो। तो हमारा आपके चैनल से भी एक ये अनुरोध है, क्योंकि अभी वोटिंग जारी है, तो जो उम्मीदवार इन 102 लोकसभा क्षेत्रों में 21 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है उसमें एक अच्छे उम्मीदवार को चुन के भेजे, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष से है। यहाँ पे पार्टी को ज्यादा महत्व नहीं रखती, उम्मीदवार अच्छा होगा तो आपके क्षेत्र के लिए लड़के भी काम करेगा, उसका स्वयं का भी 5 करोड़ हर साल का कोटा भी होता है जो लोकसभा में उसको मिलता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से लगाए, आपके क्षेत्र को अच्छी तरह जानता हो, आपके क्षेत्र में रहा हो,
और आपके क्षेत्र के विकास की बात करता हूं। बिल्कुल। संदीप चौधरी जी, काफी महत्वपूर्ण कि आज का जो मतदाता है वो किस आधार पर अपना वोट डालता है, घोषणा पत्र के आधार पर डालता है या बीते 5 सालों में किए गए कामों के आधार पर या फिर सिर्फ प्रत्याशी के चेहरे पर, या कौन उनके आने वाले समय में सत्ता को चलाएगा उस चेहरे के आधार पर मतदान करता है? देखिए मैडम, जिस तरीके से मेरे साथी चंचल जी ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया, लेकिन मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। भारतीय राजनीति में टिकट भी जाति के आधार पर दिए जाते हैं कि किस क्षेत्र में, किस लोकसभा में, किस विधानसभा में ब्राह्मण कितना है, जाट कितना है, राजपूत कितना, इस आधार पर टिकट दिया जाता है और इसी आधार पर हार जीत का फैसला होता है। वहां पर यह चीज मैटर नहीं करती। आप एक आईएएस अधिकारी को चुनाव लड़ा लीजिए, वो चुनाव हार जाएगा। आप IITN को चुनाव लड़ा लीजिए, आप ओवैसी के सामने, जो ओवैसी की हैदराबाद सीट है, आप हिंदुस्तान की किसी भी क्रीम को ले जाकर उसके सामने चुनाव लड़ा लीजिए, किसी की भी सरकार बना लीजिए, कितने भी डेवलपमेंट की बात कीजिए, लेकिन वहां पर ओवैसी चुनाव जीत जाता है। तो ऐसी एक सीट के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें मैटर नहीं करती है कि भाई सरकार की क्या पॉलिसी है। धारा 370 का हटना हर सीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर बीजेपी चुनाव भी आ सकती है। राम मंदिर के बनने का मतलब ये नहीं है कि आप साउथ में चुनाव जीत जाते हैं। तो हर जगह की अपनी अपनी स्थिति और परिस्थिति है, लेकिन हिंदुस्तान आज भी जातियों से बाहर नहीं निकला है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव जीत जाता है अगर उसकी जाति उस पर्टिकुलर लोकसभा सीट में ज्यादा है। बिल्कुल। राजेंद्र जादौन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, काफी बारीकी से आपने जनता को जाना है कि वो किस तरीके से मतदान करती है। चंचल नांदल जी का कहना है कि मतदाता को ये देखना चाहिए कि उम्मीदवार कैसा है, क्या वो आपके क्षेत्र में सक्रिय है, नहीं है। संदीप चौधरी जी कहते हैं कि जाति के आधार पर लोग अधिकतर वोट देते हैं, लेकिन इस पर आप क्या मानते हैं कि जो आज का मतदाता है वो किस आधार पर मतदान करता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि फैक्टर तो कई होते हैं, जाति भी एक फैक्टर है, चेहरा भी है। चेहरे से मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व आता है जिस पर उस क्षेत्र के मतदाताओं को भरोसा है कि ये हमारे लिए जन से भी रहेगा, लोक से भी रहेगा, तो वो पसंद करते हैं। तो प्रत्याशी की छवि का भी एक अर्थ है और जाति समीकरण भी होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ था, उस समय इतना राष्ट्रवादी ज्वार था, राष्ट्रवादी भावनाएं इतनी मजबूत हो गई थी कि लोगों ने राष्ट्रवाद के चिंतन पर आधारित होकर मतदान किया, बजाय वो जाति समीकरणों के, ये मेरा मतदाता, ये जो प्रत्याशी मेरी जाति का है या जाति का नहीं है, ये भेदभाव उन्होंने उस समय बुला दिया था 2014। और कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे खड़े हो गए थे, तो उसमें यह था कि राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र का गौरव और विदेशों में राष्ट्र की छवि और भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सब ऐसे मुद्दे, जैसे मुंबई हमला हुआ था 2008 में, तो उसका जो परिणाम है वो 2014 के चुनाव में आया। तो वो राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई उससे कि वहां विदेशी ताकतें जो है किस तरह से देश में घुसकर हमला कर रही हैं। उस समय जातीय जो दीवारें थी वो ढह गई थी जी। तो जातीय समीकरण भी कहीं न कहीं वो प्रभावित करते हैं मतदान को, चुनाव को, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के भाग्य को लेकर अभी विपक्ष का है कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, उधर जो है सत्ता पक्ष कहता है कि विकसित भारत बनाओ। तो वो फैसला करेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है, विपक्ष जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और सत्ता पक्ष जो वादे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और उसके अब तक के कामकाज का आकलन करेगा। ऐसा हमेशा नहीं होता कि जातीय आधार पर ही होता हो। अगर जातीय आधार पर ही सब होते फैसले, तो जो क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, जो परिवार आधारित हैं, जातीय आधारित हैं, फिर तो वो हमेशा उनको ही सत्ता मिलती रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। एक प्रश्न मैं आप तीनों लोगों से करना चाहूंगी। चंचल नांदल जी, सबसे पहले आपसे ही, 2014 में हमने देखा कि मोदी लहर का काफी इंपैक्ट पड़ा, 2019 में भी हमें उसी तरीके का माहौल देखने को मिला। अब 2024 का चुनाव है, एक तरफ थर्ड टर्म प्लान की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आपको लगता है कि 2014 और 2019 वाला माहौल 2024 में भी है? देखिए जागृति, 2024 में बिल्कुल अलग माहौल है। जो 2019 में था और 2014 में था, वो माहौल आज के दिन बिल्कुल भी नहीं है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय या जो इंडिया गठबंधन बना है, उन्होंने जो सीटों का बंटवारा जिस हिसाब से किया है, और
जो अगर मैं यहाँ बात करूं कांग्रेस पार्टी की, पहले तो जो राहुल की जो यात्रा रही है जी, और उसके बाद का जो सिनेरियो बना है, और जो 10 साल जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है, उसका एंटी इनकम्बेंसी जो एक तरह से हर पार्टी के को फेस करना पड़ता है 5 साल के बाद, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 10 साल सत्ता में है, उसके बावजूद भी आज के दिन जो है नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा विरोध नहीं है जितना बड़ा 10 साल के बाद होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें कि 400 पार की बात है, वो ऐसा संभव दिख नहीं रहा आज के दिन। और जो पार्टी जहां जहां अभी जो रुझान और जो चीजें आ रही हैं, देखिए आज के दिन कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन मिलके एक कड़ा मुकाबला जो है एनडीए को दे रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन अभी इंडिया के लिए सत्ता पाना एक दूर की कौड़ी है आज के दिन। और जो चीजें हैं, जैसे राम मंदिर की बात है, उसका असर कितना होगा, और उसके अलावा अब की बार राष्ट्रवाद वाली, जो मेरे अभी साथी पत्रकार बताया, राष्ट्रवाद वाली कोई बात है नहीं अब की बार। अब की बार तो एक तरह से लोग जो जनता है, 144 करोड़ आज जनता हो गई है भारत की, वो आज के दिन ये भी देख रहे हैं कि उनको क्या क्या सुविधाएं पिछले 10 साल में मिली, क्या काम हुए, रोजगार के ऊपर क्या है, शिक्षा के ऊपर क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या है। तो बहुत सारी चीजें आज के दिन हो रही हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में लोग सवाल भी कर रहे हैं। और किसान आंदोलन इस दौरान जो 1 साल तकरीबन किसान आंदोलन चला, उसका असर भी लोकसभा में देखने को मिलेगा। और साथ ही जो अन्य और चीजें जुड़ी रही हैं पिछले 10 साल में, उसका एक भारी भरकम असर इस चुनाव में दिखने को मिलेगा। और साथ ही जो कांग्रेस की भूमिका इस दौरान रही है, जो किसान आंदोलन में जो कांग्रेस ने जो है किसानों का साथ दिया और अन्य दल जो किसानों के साथ जुड़े रहे, उसका भी एक असर अब दिखने को मिलेगा। क्योंकि जो किसान एक्ट था वो केंद्र सरकार का लाया हुआ था, उसका स्टेट पे कोई असर नहीं होने वाला था। इसलिए हो सकता है कि किसान आंदोलन के बाद जहां जिस स्टेट में चुनाव हुए, वो भारतीय जनता पार्टी आ गई हो, क्योंकि राज्य के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं और केंद्र के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। हालांकि आज के दिन भी मैं एट द एंड ये बात जरूर कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो फिलहाल थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है और एनडीए एक मजबूत स्थिति में है। हो सकता है सत्ता के नजदीक हो, क्योंकि अभी तो पहला ही चरण है, धीरे धीरे जो अन्य चरण आएंगे उनसे चीजें निकल के आएंगी। हम भी फील्ड में रहते हैं, उसका भी एक रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। संदीप चौधरी जी, आपसे भी यही प्रश्न करना चाहूंगी, क्या 2014 और 2019 वाला माहौल आप 2024 में भी देख पा रहे हैं? देखिए जागृति, मैं भी बिल्कुल जैसे मेरे साथी ने बताया ऐसा माहौल नहीं है। 2014 में वो सरकार आई थी जिसने आपसे बड़े बड़े वादे किए थे और जनता ने उनको परखा नहीं था। जनता को, क्या मुझे और आपको भी अच्छा लगा जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई। चंचल भाई को भी अच्छा लगा होगा जब किसानों की आय 2 गुना करने की बात हुई। मेरे साथी राजेंद्र जादव जी बैठे हैं, जब 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात आई तो हमें ये लगा था जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर जैसी सिटी शायद हमारे भी गांवों के आसपास आ जाएंगे, हिमाचल में भी हो जाएगा, उत्तराखंड में भी हो जाएगा। तो इस तरीके के सपने थे, वो जनता को बहुत अच्छे लगे, हमारे कानों को अच्छे लगे, दिलो दिमाग को अच्छे लगे। उसके बाद वो चीजें नहीं हुई, लेकिन फिर ये लगा कि हो सकता है 5 साल कम हो तो 10 साल का मौका मिलना चाहिए। लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में भरोसा जताया। लेकिन उसके बाद हमने देखा एक बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ। राजपूतों की आज अलग नाराजगी है, गुर्जर समाज की आज अलग नाराजगी है, जाटों की अलग तरीके की नाराजगी है, दलितों की अलग तरीके की नाराजगी है। और फिर उसके बाद गठबंधन मैटर करते हैं। गठबंधन किस तरीके के हैं? इंडिया गठबंधन को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, या आज की तारीख में कुछ बदलाव है। जैसे चंचल जी ने कहा कि विरोध उतना दिखाई नहीं देता है, विरोध हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं। और मीडिया में कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हो गए हैं कि उनके बड़े पत्रकार खुले तौर पर ये कहते हैं मेरा प्रधानमंत्री और मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं। अगर मीडिया के लोग इस तरीके की बात कहने लगे तो आप देख सकते हैं वो विरोध आपको टीवी चैनलों पर दिखाई नहीं देगा, जो लोगों के दिलों में होगा। वो विरोध वोट के माध्यम से पता चलेगा 4 तारीख को कि विरोध था या नहीं था। किस तरीके की समीकरण बनती है, क्या चीज बनती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। राजेंद्र जादव जी, आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस बार जो है, चूंकि केंद्र में मोदी सरकार के 10 साल हुए जी, लोगों ने उनका कामकाज देखा है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम कोई बाइस्ड तरीके से कहें कि किसी पूर्वाग्रह में कहें कि
ये विपक्ष अच्छा काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अब अच्छा काम नहीं कर रहा। सवाल ये है कि मतदाता ही फैसला करता है। बिल्कुल। विपक्ष के पास समय है, वो सत्ता पक्ष में रहते हुए किसी पार्टी ने कैसा काम किया है और उसकी नीतियां और उसके कार्यक्रम, उसकी योजनाएं कैसी रही है, वो कितनी फायदेमंद रही है मतदाता के लिए और देश के विकास के लिए। तो आम आदमी इसका अपना खुद आकलन करता है और उसके आधार पर मतदान करेगा। अभी जो है इस बार के चुनाव में परिस्थितियां भिन्न है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कुछ मुद्दे चिन्हित किए हैं कि मोदी सरकार इन मुद्दों पर ठीक से काम नहीं कर रही। उन्होंने अपना गठजोड़ भी बनाया है, सीटों का बंटवारा भी किया है। स्वाभाविक है कि सीटों उससे वोटों का जो बंटवारा होता था उस पर रोक लगेगी और वो एंड ब्लॉक एक मुश्त रूप से वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जाएगा। लेकिन अब देखना है कि इस चुनाव में किसकी ताकत ज्यादा काम करती है, किसका प्रभाव ज्यादा है, विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे, उसका अपना आकलन, उसका विश्लेषण, वो मतदाता को कितना प्रभावित कर पाया है, ये देखने की बातें तो 4 जून को ही पता चलेगी। बिल्कुल। चंचल नांदल जी, ये तो हमने बात की कि 2014 और 2019 का जो माहौल है वो अभी है या नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी कि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, वो तमाम मुद्दों को गिनाता है। राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 3 तलाक का मुद्दा हो गया, सीएए का मुद्दा, धारा 370, ऐसे तमाम मुद्दे गिनाता है कि ये हमारे घोषणा पत्र में भी थे और ये हमने धरातल पर भी उतारे। और दूसरी तरफ विपक्ष है, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरता है। क्या इन मुद्दों का इस चुनाव पर कितना असर आप देख पा रहे हैं, या सिर्फ चेहरे के आधार पर आप देख पा रहे हैं कि मतदाता जो है आज मतदान कर रहा है? देखिए जागृति, ये बात 2014 और 2019 में तो चेहरे के नाम पे वोट आए थे, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट आए थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो मुझे लग रहा है कि बदली हुई है, थोड़ी सी बदली हुई इसलिए है कि अब जो सरकार की नीतियां हैं, जैसे रोजगार को लेके बात है, क्योंकि आज के दिन जो युवा वोटर है पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में युवा वोटर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। युवा की बात करें तो आज के दिन जो सरकारी रोजगार है उसकी स्थिति बड़ी खराब है। अगर एक ऑफिस से 100 आदमी रिटायर होते हैं तो 90 पोस्ट तो खत्म कर दी जाती है और बची हुई आप समझिए कि 10 पोस्टों की जगह पे 7 पोस्टों पे कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी लगा दिए जाते हैं और 3 ही कंफर्म पोस्ट बचती है। तो रोजगार की जो स्थिति युवा जिस हिसाब से देख रहा है सरकार की तरफ, युवा आज के दिन रोजगार चाहता है। रही स्वास्थ्य की बात, तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सबकी स्थिति बड़ी खराब है। उसके ऊपर ना तो केंद्र सरकार ने ना किसी राज्य सरकारों ने कोई अच्छा काम किया। तो ये सब चीजें। तीसरा शिक्षा की बात है, तो शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसका हमें देखने को मिला है और ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई भी जो मतदाता है वो अपना मत देता है। अगर चौथी बात हम करें तो वो सड़क, रोजगार, सड़क की बात करें और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कारोबार की बात करें, वो उसके बाद के मुद्दे हैं। 3 मुख्य मुद्दे ये हैं, इनके ऊपर कोई भी एक आम मतदाता वो इनके ऊपर सोच के वोट देगा। तो आज के दिन इन बातों को अगर हम देखें तो सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है वो पिछड़ी हुई है इन बातों को लेके, और जो इंडिया गठबंधन है वो ये सब सारे मुद्दे वो उठा रहा है इस बातों को लेके। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी वो साथ साथ में उठा रहा है, अदानी अंबानी की बात भी कर रहा है इंडिया गठबंधन। वो सब चीजें हम देख भी रहे हैं, मतदाता भी सुन रहा है और सारे मीडिया हाउसेज में ये सब बातें आ रही हैं। अगर मीडिया हाउस का अभी मेरे साथी राजनीतिक विश्लेषक चौधरी जी कह रहे थे कि भी कुछ मीडिया हाउसेज जो है सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक मुख्य पार्टी का, जो विपक्षी पार्टी का वक्ता है वो अपने मुंह से सारी बातें बोल रहा है और वो सुन भी रहा है। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया एक अहम भूमिका इस चीज में निभा रहा है। हाँ जी, और सोशल मीडिया एक ऐसा महत्वपूर्ण जो है एक माध्यम बन गया है जिसके माध्यम से 1 मिनट में ही सारी चीजें दुनिया भर में फैल जाती हैं और आप किसी मुद्दे को दबा नहीं सकते आज के दिन जी। बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से इवन जनता टीवी पे भी सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा देख रहे होंगे इस डिबेट को और टीवी पे कम देख रहे होंगे लाइव। तो मेरा कहने का यहाँ पे एक उद्देश्य है और मेरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आज के दिन कोई भी मुद्दा, चाहे कोई विपक्ष उठा रहा है चाहे पक्ष बना रहा है, वो छुपा हुआ नहीं है किसी भी से।
बिल्कुल। और उसी को देख के आज का मतदाता अपनी वोट देगा। और मैं ये मानता हूं कि 2019 में जो नतीजे रहे थे वो नतीजे अब की बार नहीं रहने वाले। जी संदीप चौधरी जी, कुछ मुद्दे चंचल नांदल जी ने गिनाए जो कि वो कहते हैं कि आज का मतदाता इन बिंदुओं पर सोच करके ही अपने मतदान करने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनसे जो आम जनता है और खासतौर पर भारत की जनता वो भावनाओं के आधार पर भी मतदान करती है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हो, या फिर हम बात करें सीएए जो कानून हाल ही में लागू किया गया है। क्या आपको लगता है कि जो तमाम मुद्दे चंचल नांदल जी ने गिनाए कि जो आज का युवा मतदाता है वो रोजगार के आधार पर मतदान करेगा, उन सब के ऊपर ये मुद्दे भी हावी होंगे, राम मंदिर का, 3 तलाक का, धारा 370 का? देखिए जागृति जी, मुझे नहीं लगता। ये मुद्दे देखने में और सुनने में तो वाकई अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वोटर वोट करने जाता है मुझे नहीं लगता कि वो इन चीजों पर वोट करता है। अगर लोग इन चीजों पर वोट कर रहे होते तो शीला दीक्षित जी आज भी दिल्ली में होती और दिल्ली की मुख्यमंत्री होती। उन्होंने दिल्ली को काफी चेंज किया, काफी स्टेडियम बनवाए, गेम्स कराए और अलग अलग तरीके से। और नेहरू जी आज तक बैठे होते जिन्होंने हमें एम्स दिया, आईआईटी दी और पता नहीं कांग्रेस ने हमें क्या क्या दिया। तो अगर आप इन चीजों को गिनेंगे तो चीजें बीजेपी के हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी टाइम पर आना और इस तरीके की बातें पब्लिक के साथ करना कि वो कनेक्ट हो जाए। देखिए मोदी जी ने या बीजेपी ने जो बातें 2014 में की थी वो आज तक हमें याद है, वो वाकई अच्छी लगी थी। मेरे तीनों साथी भी बैठे, इनको भी अच्छी लगी होगी जो मैंने बताया कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन हो जाएगी। किस फौजी को अच्छी नहीं लगेगी वो बात? किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, किसको अच्छी नहीं लगेगी? ये बिल्कुल नई चीजें थी, जो नए एक्सपेरिमेंट थे और उनका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन ये आप ये देखिए, जो चीजें 2014 में कही वो 2019 में नहीं कही गई। आज के मैनिफेस्टो में वो 100 स्मार्ट सिटी कहीं नहीं है। आज के मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार की बात कहीं नहीं है। आज चीजें बदल गई हैं। इसका मतलब क्या था? वो चीजें लॉलीपॉप थी और जो चीजें पहले वाली गायब हो गई हैं। हम आज की बात का आगे 2047 तक का कैसे हम यकीन करें कि हम विकसित भारत हो जाएंगे? ये चीजें लॉलीपॉप नहीं होंगी। आम आदमी को रोजगार चाहिए। जैसे आप पढ़ लिख कर तैयारी कर रहे हो, आपको तो रोजगार पे बात करना है। आप रोजाना रोजगार न्यूज़पेपर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कहां कौन सी वैकेंसी निकली है, या कहीं ऐसी मीटिंग होती है सरकारों की कि भाई एक आईएमटी जैसी इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है, नोएडा जैसी इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है, तो युवा के अंदर अपने आप संचार हो जाता है। उसे नहीं पता किसकी सरकार है, कौन मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है। उसको यह लगता है भाई इंडस्ट्री आ रही है, अब रोजगार मिलेंगे, उसका फोकस उधर हो जाता है। तो चीजें ये हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकारें कर क्या रही हैं, पुरानी सरकारों ने क्या किया है। जो पुराना वक्त था वो निकल गया। हमें हकीकत पता चल रही है कि सरकारें कहती कुछ है, करती कुछ है और रिजल्ट हमारे सामने कुछ और आता है। आम आदमी जहां 1947 में था वहीं का वहीं है। जो किसान उस टाइम हल चला रहा था वो आज कमजोर ही हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है। बिल्कुल। राजेंद्र जादौन जी, जिस तरीके से संदीप चौधरी जी का कहना है कि जो 2014 में वायदे किए गए वो न्यू एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन 2024 में उनका इतना खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो वादे पहले किए गए थे आज जनता उनको भी देखती है कि वो कितने पूरे किए गए। अभी निश्चित तौर पर वादे तो पूरे होने चाहिए और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की जितने वादे थे वो पूरे नहीं कर पाई। सवाल ये है, अभी एक एजेंसी का जो सर्वे आया था, मैं नहीं कहता कि वो सर्वे कितना स्वतंत्र है और कितना व्यापक है, क्योंकि एक सैंपल साइज लिया जाता है, उसके आधार पर सर्वे होता है। लेकिन ये उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कभी लोगों के सामने महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे। अब रोजगार को लेके जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था। अब मोदी सरकार योजनाएं तो कई लेके आ गई, तो उन्होंने मेक इन इंडिया का कार्यक्रम भी लेके आए और वोकल फॉर लोकल भी लेके आए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावे देने का और स्टार्टअप स्कीम भी लेके आए। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी रोजगार की जो जरूरत है या बेरोजगारी है उस पर बहुत नियंत्रण नहीं हो पाया और उसको लेके जो वादा था वो ठीक से पूरा नहीं हो पाया। और भी कई जो इस तरह के जो बड़ा एजेंडा था उनका 2014 का घोषणा पत्र था, उसमें बहुत सारे वादे थे, वो सारे 100% पूरे हुए हों ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो ये है, विपक्ष की ताकत है, विपक्ष को देखना है कि वो किस तरह से लोगों के, आम लोगों के बीच में जाते हैं और किस तरह से जो है
ये जो कमियां हैं उनको किस तरह से लोगों के बीच में रखते हैं और मतदाता किस तरह से प्रेरित होता है, वो उसके आधार पर ही मतदान करेगा। और मतदाता खुद भुक्तभोगी है, वो खुद देख रहा है कि उसकी परेशानियां क्या है, उसके आधार पर फैसला हो। ठीक है, चंचल नांदल जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं संदीप चौधरी जी आपके पास लौटूंगी। देखिए, जो बात थी आपने कही, सीए, राम मंदिर है या धारा 370 है, उनका असर भी निश्चित तौर पे इस चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये मुद्दे भी बहुत पुराने थे। आप राम मंदिर की बात करें, बहुत पुराना मुद्दा कोर्ट में चल रहा था, उसको सुलझाया गया है, बकायदा मंदिर को अपनी स्थिति में लाया गया है। धारा 370 है, वो भी एक बहुत बड़ा नया काम था। सीए भी नया काम है जी। और इन इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो एक बम फूटा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, उसका असर बड़ा जबरदस्त देखने को मिलने वाला है इस चुनाव में। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो सारे खुलासे हुए कि किस कंपनी से कैसे पैसा आया, वो सारी चीजें हैं, वो सब मतदाता सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और उसके हिसाब से भी वोटिंग होगी। तो जो 144 करोड़ हमारी जनता है और जो वोटर हैं, उनमें जितने भी वयस्क वोटर हैं, वो वोटर हर चीज को समझते हैं, हर चीज के में अपने विचार रखते भी हैं बैठ के। क्योंकि चुनाव के दौरान एक माहौल होता है, बैठकें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, आपस में छोटी मोटी पंचायतें होती हैं, चाय पे चर्चा होती है, उसमें सारी बातें ये इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके धारा 370, राम मंदिर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, सब चीजों पे बात होती है। और उन चीजों में एक निचोड़ निकलता है, जागृति जी सॉरी, निचोड़ निकलता है, उसके बाद मतदाता अपना मन बनाता है। बिल्कुल। संदीप चौधरी जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया का शब्द। देखिए जागृति जी, जिस तरीके से चंचल भाई ने बताया, मैं भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करना चाहता था। देखिए, एक बहुत बड़ा रीजन था बीजेपी को लाने का, बीजेपी को वोट करने का। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हिंदुस्तान में, जो खबरें सुनता है, देखता है और अपना माइंड मेकअप करके वोट करता है। हमें ये लगता था, पढ़े लिखे समाज को भी ये लगता था, शहरी वोटर को भी ये लगता था, ग्रामीण अंचल के वोटर को भी ये लगता था कि जैसे कांग्रेस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और सारे देश को बेच करके अभी गांधी परिवार तो इटली निकल जाएगा। लेकिन इन 10 सालों में पिक्चर साफ हुई है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सब चीजें बनाई गई थी। और एक जो विश्वास था कि बीजेपी सरकार में शायद घोटाले नहीं हो रहे हैं, ये एंड टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड का आना, इससे ये पता चलता है कि यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। और सभी जो राजनीतिक लोग हैं या पार्टियां हैं, वो मनी मेकिंग का काम कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है, जिस दिन इस पर काम होगा या जांच एजेंसियां काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस चीज का भंडाफोड़ होगा, तो हर कोई हैरान रह जाएगा। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां एक तरफ पहले चरण का मतदान जारी है और ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी कि आखिर आज का मतदाता किस आधार पर मतदान कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी 4 जून को, जब परिणाम सामने आएंगे कि आखिर आज का मतदाता किस आधार पर मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।